भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं। मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता एक समय हुआ करते थे। आज जम्मू कश्मीर में वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है और आम लोगों के लिए सरकार इस समय भाजपा की है, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर का ही शासन है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के यूटी कार्यालय के बाहर कभी शराब के कारोबारी, कभी और उसके आप जानते ही हैं ऑलरेडी सीआईएसएफ बीएसएफ के जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए थे वो भी बाहर खड़े हैं। क्या अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के ही डीडीसी मेंबरान भारतीय जनता पार्टी के यूटी कार्यालय के बाहर नारेबाजी करेंगे और अपने हक मांगेंगे? अभिनव जी, डीडीसी के एक मेंबर जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, रामनगर 1 से आते हैं मूलराज जी, एक वर्क मिस्त्री एडब्ल्यू के कहने पर उनके घर जाता है और एक कमरा जो उनको दिया गया था, जिस कमरे में उनको कहा गया था कि आप अपना दफ्तर यहीं से चलाएंगे, उसके बारे में मूलराज जी कहते हैं कि उस कमरे के ऊपर एक पेड़ है और पेड़ की जड़ें कमरे के अंदर थी। मैंने तब भी वो कमरा ले लिया और मैंने कहा कि यहीं से मैं अपना दफ्तर का शुभारंभ करूंगा। वर्क मिस्त्री जाकर कहता है एडब्ल्यू साहब कह रहे हैं कि डीडीसी मेंबर से चाबी वापस ले आओ, ये कमरा इन्हें नहीं, ये कमरा सीपीडब्ल्यूडी को देना है। ये कैसी एम्पावर्ड डीडीसी बनाई है आपने? देखिए, ऐसा है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुई तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसीज कार्व आउट करके निकाली गई। दिसंबर 2020 में इसके इलेक्शंस हुए तो 22 दिसंबर को इसका रिजल्ट निकला सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज का। बोलते इसको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, लेकिन इनकी अपनी रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं। अब चूंकि ये फर्स्ट इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की, और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जो ऑर्डर निकला है 4th ऑर्डर, उस ऑर्डर के अंडर पंचायती राज एक्ट जो J&K का था उसमें कुछ ड्रास्टिक अमेंडमेंट्स हुई। उन ड्रास्टिक अमेंडमेंट्स के बाद ही ये इलेक्शन जो है वो परमिजिबल थी तो हुई। अब पंचायती राज एक्ट में अमेंडमेंट हुई ड्रास्टिक, और उस अमेंडमेंट के बाद पंचायती राज रूल्स 1996 में भी अमेंडमेंट्स हुई। ये बड़ी इलेबोरेट अमेंडमेंट्स हैं। अब देखिए, जब कोई पहली चेंज आती है उसमें उसको समझने में टाइम लगता है, ये बात तो सच है। अब ये फर्स्ट टाइम डीडीसी मेंबर्स चुन के आए हैं, उन्हीं में से कुछ वाइस चेयरमैन बने हैं, कुछ चेयरमैन बने हैं। और देखिए, जैसा स्कीम ऑफ द एक्ट है, अमेंडमेंट के बाद जो स्कीम ऑफ द एक्ट है, जो इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर्स है, वो तो ये है कि देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का जो मेंबर होता है वो एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट होने के बाद। और एक जो चेयरमैन चुन के आता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जम्मू डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद, अगर आप देखें इनके अंडर 8 मेरे ख्याल में असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती हैं। जैसे रायपुर धमाना एक हो गई, अखनूर हो गई, उसके बाद आरएसपुरा हो गई, मढ़ हो गई, नगरोटा हो गई, डिंगसाल हो गई, कोई 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी, नगरोटा हो गई, डिंगसाल उसी में आती है, कोई 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती हैं। तो पहले तो जो इलेक्शन हुई, अब अगर आप इसको कंपेयर करें कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, वहाँ कहीं 15,000 वोट, 16,000 वोट, यहाँ एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का 65,000 वोट। तो अब जो एक चेयरमैन चुन के आता है, अगर वो 8 असेंबलीज को रिप्रेजेंट करता है, एरियाज को, तो उसकी पावर्स जो हैं वो एक्ट में डिफाइंड हैं, रूल्स में भी डिफाइंड हैं। यहाँ तक मुझे नॉलेज है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल अपने फंड्स जनरेट कर सकती है और गवर्नमेंट भी उनको एड दे सकती है। अब चूंकि ये पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंसीज कार्व आउट होके आई, इलेक्शंस हुई, मेंबर्स चुने गए, वाइस चेयरमैन चुने गए, चेयरमैन चुने गए, शायद इनको अभी ये लगता है कि इन्होंने अपने फंड्स अभी जनरेट करने हैं, तो इसलिए इनको लगता है कि वी आर डिपेंडेंट अपॉन द गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग द ऑफिशियल अकोमोडेशन। लेकिन अभिनव जी, ये बात तो मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए, जिस इंस्टीट्यूशन को प्रधानमंत्री इतना महत्व देते हैं
कि वो पंचायत के सरपंचों को अपने वहाँ बुलाते हैं और उनके साथ वार्तालाप करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनको इस चीज़ का आश्वासन दिलाते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में पंचायती राज सिस्टम को ज़बरदस्त मजबूत करेंगे। और आज के दिन भी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री इस प्रोग्राम को खुद इसका निरीक्षण दिल्ली से कर रहे हैं, यानी खुद वो इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज के इन इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर किया जाए। ये सब कुछ है और इसके बीच में एक AEE साहब वर्ग मिस्त्री को भेजते हैं कि जनाब DDC मेंबर के यहाँ से चाबी जो है ले आए। आप कितना गंभीर इस मामले को समझते हैं? कि आपको नहीं लगता कि इसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर उधमपुर इंदु कंवल चिप को अभी तक इंक्वायरी ऑर्डर करनी चाहिए थी कि ऐसा हुआ कैसे? देखिए, मैं थोड़ा सा इसके पहले हट के थोड़ा सा आपसे समय लूँगा। ये जो पंचायती राज एक्ट है, इसके पीछे इंटेंशन ऑब्जेक्ट इसको बनाने का बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि आप ग्रास रूट में जाके लोगों को एम्पावर करो और लोगों के घर जाके उनको सर्विसेज प्रोवाइड करो। देखिए, एक होती है आउटरीच। आप देखते हैं एक ब्यूरोक्रेट होते हैं जो सेक्रेटरीट में बैठते हैं, कमिश्नर सेक्रेटरीज बैठते हैं, राइट? वो पॉलिसीज बनाते हैं और एक्ट के अंडर रूल्स बनाते हैं एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए विद इन द कॉरिडोर्स ऑफ द सेक्रेटरीट्स। उनकी आउटरीच पब्लिक में नहीं होती, राइट? उसके बाद आप इनके आ जाते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, जैसे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर। इनकी टू सम एक्सटेंट पब्लिक आउटरीच होती है, लेकिन उस लेवल की नहीं होती जिस लेवल की होनी चाहिए। अब इनके नीचे मिनिस्ट्रियल स्टाफ आता है, जैसे आप रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ग्राम सेवक देखते हैं, यहाँ पंचायत इंस्पेक्टर्स देखते हैं। इनकी पब्लिक आउटरीच उनसे ज़्यादा होती है, लेकिन बदकिस्मती से जो एक पब्लिक सर्वेंट होता है, एक चपरासी से लेके एक ब्यूरोक्रेट तक, कमिश्नर सेक्रेटरी तक, दे आर पब्लिक सर्वेंट्स, जनता के नौकर। बिल्कुल। जनता की सेवा करने के लिए इनको सैलरी मिलती है, जनता की सेवा करने के लिए इनको ऑफिशियल व्हीकल्स मिलते हैं, ड्राइवर्स मिलते हैं, शॉफर्स मिलते हैं, अकोमोडेशन मिलती है, फ्री पेट्रोल मिलता है। लेकिन बदकिस्मती से हम लोग, जिसमें हमारे भी कोई रिलेटिव्स पब्लिक सर्वेंट्स होंगे, हम ये भूल जाते हैं कि हमें जो गवर्नमेंट सर्विस मिलती है ये जनता की सेवा करने के लिए मिलती है। ठीक। लेकिन हम इसका उल्टा क्या करते हैं? जब हमें सर्विस मिलती है, जब हम सर्विस ढूंढते हैं कि हम अनएम्प्लॉयड हैं, हमें नौकरी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में नौकरी लेने के लिए कोई जनता की सेवा करने के उद्देश्य से नौकरी नहीं ढूंढता, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। ठीक? हमें जब नौकरी मिल जाती है तो हमें सोचना चाहिए कि हम जनता की सेवा करने के लिए हमें नौकरी मिली है। ठीक। जो हमें तनख्वाह मिलती है महीने की, वो जनता की सेवा करने के लिए मिलती है। लेकिन बदकिस्मती से हम वो सेवा नहीं कर पाते, इसलिए लोग जो हैं वो धरने प्रदर्शन करते हैं। अब ये बात पंचायती राज एक्ट की, पंच वार्ड में, सरपंच पंचायत में, ब्लॉक में BDC का चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट में मेंबर्स, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन, ये इसलिए इनको पावर्स दी गई कि पब्लिक ऑफिसर्स, पब्लिक सर्वेंट्स जनता में फ्रीक्वेंटली आउटरीच नहीं कर पाते, तो आपको हम पावर्स दे रहे हैं, आप जनता के काम करिए। ठीक? अब ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। अब ब्यूरोक्रेट्स को भी ये समझना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये समझना चाहिए कि कानून के दायरे के अंदर इनको पावर्स मिली हैं। ठीक? अब जैसा मैंने पढ़ा है पंचायती राज एक्ट में अमेंडमेंट्स हुई हैं। एक जो चेयरमैन है DDC का या वाइस चेयरमैन है, बल्कि एक मेंबर भी रिक्विजिशन कर सकता है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अपनी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर। जो एक DDC का मेंबर है, फर्ज करो मैं कहता हूँ DDC मेंबर रायपुर दमाना, उसकी दमाना कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जितने भी ऑफिसर्स हैं वो अपनी मीटिंग में उनको लेटर लिख के रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप ये मीटिंग अटेंड करिए। अब जो DDC चेयरमैन है जम्मू डिस्ट्रिक्ट के, वो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंडर जितने भी ऑफिसर्स आते हैं उनको लेटर लिख के रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैंने फलाने दिन मीटिंग रखी है, आप वहाँ पे आइए। और अगर वो ऑफिसर नहीं आ पाता किसी कारणवश, तो वो अपने डेप्यूटी या सेकंड इन कमांड को वहां भेज सकता है। तो ये पावर्स DDC मेंबर्स, DDC वाइस चेयरमैन, DDC चेयरमैन को हैं, जो समझने की ज़रूरत है और बड़ी जल्दी ये पावर्स इनको समझनी चाहिए। और एट द सेम टाइम पब्लिक सर्वेंट्स, जिनमें तहसीलदार भी आते हैं, BDOs भी आते हैं, एडिशनल DCs भी आते हैं, DCs भी आते हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि एक पर्टिकुलर कानून के अंडर इनकी इलेक्शन हुई है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और कुड प्रो को आप उनको इज्जत दो और इज्जत लो। और उनको भी चाहिए कि पब्लिक सर्वेंट्स को इज्जत देनी चाहिए और मिलजुल के जनता की सेवा करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ आपसे और आपके नॉलेज में एक और चीज़ लाऊं, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू
डॉक्टर रेणु शर्मा के कमरे के बाहर रियासी से एक डीडीसी के मेंबर आते हैं, 2 घंटा वो कमरे के बाहर बैठे रहे और 2 घंटे के बाद चलते चलते जब वो दफ्तर से अपने बाहर आ रही थी तो वहां पर डीडीसी मेंबर 5 या 7 या 10 मिनट के लिए उनसे मिले होंगे और अपने कुछ जो विषय थे उनके सामने रखे। सरकार ये कहती है कि डीडीसी मेंबरान का एक हेडक्वार्टर होगा, हेडक्वार्टर पर मीटिंग्स होंगी और डीडीसी मेंबरान अपने हेडक्वार्टर पर लोगों को, ऑफिसर्स को बुला सकते हैं। और आपकी सरकार कहती है कि हम सीरियस हैं कि जम्मू कश्मीर में इस जो सबसे निचले स्तर का लोकतांत्रिक ढांचा है इसको मजबूत करने का काम हमको करना है। ऐसा लगता है कि अफसर आपको सीरियसली नहीं ले रहे। देखिए जुनैद जी, ऐसा है, मैंने आपको पहले भी कहा, ये फर्स्ट इलेक्शन हुई है, पहली बार लोग, फर्स्ट इलेक्शन में अफसर आपको सीरियसली ना ले चलेगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं किसी को यहाँ डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, आप मुझसे मेरा ओपिनियन ले रहे हैं और मैं वो ओपिनियन दूंगा जो कानून में है, चाहे मेरे ओपिनियन से कोई नाराज हो चाहे कोई खुश हो। ठीक, ना मैं यहाँ ब्यूरोक्रेसी को डिफेंड कर रहा हूँ, ना मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन को फेवर कर रहा हूँ, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट इलेक्शन हुई है, फर्स्ट इलेक्शन हुई है, इसमें इसके बाद बड़ी जल्दी डीडीसी के मेंबर्स, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन को अपनी पावर समझनी चाहिए और एट द सेम टाइम ब्यूरोक्रेट्स को, पब्लिक सर्वेंट्स को, ऑफिसर्स को उनकी पावर्स, उनके राइट्स समझने चाहिए। और मैं तो कहता हूं इन इलेक्शंस करवाने से पहले ही इनके ऑफिसेज एस्टेब्लिश कर देने चाहिए थे। ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी कि पहले इलेक्शन हो और उसके बाद इनकी ऑफिशियल अकोमोडेशन जो है वो सर्च की जाए या वो क्रिएट की जाए। क्या अभिनव जी एक बात मानेंगे कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों जितनी कोशिशें जम्मू कश्मीर को लेकर कर रहे हैं, उन कोशिशों को विफल करने में या उन कोशिशों को सफल नहीं होने देने में अगर कुछ लोग रिस्पॉन्सिबल हैं तो वो बिल्कुल सामने नजर आ रहे हैं कि कौन लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। आखिरकार इतनी नॉन सीरियसनेस अभी भी क्यों? क्या लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर बदल चुका है, अब यहां उस तरह की बाबूशाही नहीं चलेगी जो बाबूशाही 5 अगस्त 2019 से पहले चलती थी। क्या आप एक पॉश बहुत बड़े कमरे में आपका दफ्तर होता था, वो सब चीजें, क्या ये कुछ बदलेगा या ये भी आपने सिर्फ एक ख्वाब दिखाया है और ख्वाब ही रहे? देखिए मैंने आपको पहले भी कहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, एट द कास्ट ऑफ रेटरेशन, कि एक पीएन से लेके एक चीफ सेक्रेटरी तक ही इज ए पब्लिक सर्वेंट, जनता का नौकर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम भूल जाते हैं कि हम जनता के नौकर हैं। हम जिस कुर्सी पे बैठते हैं हम ये सोचना शुरू कर देते हैं ये हमारी पर्सनल चेयर है और जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगा। और प्रधानमंत्री और होम जो गृह मंत्री जी की बात आप कर रहे हैं, वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे जम्मू कश्मीर में वर्किंग कल्चर लाने की। लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो एक ट्रेंड डेवलप हुआ है, जो एक सोच डेवलप हुई है, उसको बदलने में टाइम लगेगा। अब देखिए इतने कानून आ रहे हैं, इतनी पॉलिसीज आ रही हैं, इतने फंड्स आ रहे हैं। अब चाहिए पब्लिक सर्वेंट्स को भी, देखिए जब आपसे कोई पावर जाती है, अगर आपके पास ज़्यादा करने की ताकत है, किसी कानून के दायरे बढ़ने के बाद आपसे वो पावर कम होती है तो आप समझते हैं मैं कमज़ोर हो गया हूँ। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए अगर आपसे वो पावर लेके किसी और आदमी को दी गई है तो 1 और 1 11 होते हैं, ये और 1 और 1 11 जनता की सेवा करने के लिए हैं। इसमें हमारा पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट आ जाता है। जब हमारा सेल्फ इंटरेस्ट आ जाता है हम जनता के इंटरेस्ट को भूल जाते हैं। ये तो डिपेंड करता है एक पर्सनल एप्टीट्यूड पे, पर एक आदमी की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी पे, कि वो जनता की सेवा करने के लिए पब्लिक सर्वेंट बना है या सिर्फ अपनी सेवा करने के लिए पब्लिक सर्वेंट बना है। मैं तो ये कहता हूँ आपके माध्यम से कि जल्द से जल्द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स को अपने अख्तियार पता करने चाहिए, एक्ट पढ़ लीजिए, और जल्द से जल्द सरकारी मुलाजमों को भी ये देखना पड़ेगा कि इस एक्ट की मंशा क्या है, इन इलेक्शंस के बाद डीडीसी के मेंबर्स का रोल क्या है, आपका रोल क्या है, और एक कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए पब्लिक की सर्विस के लिए। ये इस एक्ट की इंटेंशन थी, ऑब्जेक्ट था। इसको अचीव करने के लिए कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, तेरे पास कम ताकत है। अरे कौन सी ताकत? आप जनता के सर्वेंट हैं और ये डीडीसी मेंबर्स भी जनता के सर्वेंट हैं। जब आप जनता के सर्वेंट हैं तो आपको अपने ऐशो आराम के लिए या अपनी ताकत के लिए नहीं, आपको जनता को ताकतवर करने के लिए जॉइंटली एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की
जब मैं पार्टी की बात करता हूं तो पार्टी के लेवल पर मैं अक्सर सुनता रहता हूं कि कभी रियासी में आपकी कोई मीटिंग हो रही है, रोज भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे कोई मीटिंग हो रही है, कहीं आपका जितने भी आपके क्षेत्र हैं हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ आपका प्रोग्राम चल रहा है। इसी तरीके से अन्य राजनीतिक दल भी अपना अपना प्रोग्राम करते रहते हैं। मुझे ये बताइए, जब आप इतने कार्यक्रम करते हैं तो क्या आपके लिए संभव नहीं है कि अपने अपने डीडीसी मेंबरों को हेडक्वार्टर पर बुलाकर, आप जैसे वरिष्ठ वकील, आप मतलब भारतीय जनता पार्टी की ही अगर मैं बात करूं तो जम्मू के बड़े सारे जितने वकील हैं वो भारतीय जनता पार्टी के या तो प्रवक्ता हैं या भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग पदों पर बैठे हुए हैं। तो मुझे ये बताइए, आप कोई वर्कशॉप इन अपने मेंबरान के लिए क्यों नहीं करते जहां पूरा पूरा इनको एक्ट समझाया जाए, इनको इनकी ताकतें बताई जाएं, इनको ये बताया जाए कि इनको करना क्या है और इनसे उम्मीदें क्या हैं, क्या मांगना है इनको, क्या नहीं मांगना है। जब राजनीतिक दल इतना कुछ करते हैं तो ये एक जो कंस्ट्रक्टिव काम है, क्या आपको नहीं लगता कि ये भी राजनीतिक दलों को करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, और सबसे पहले यही करना चाहिए था। और मैंने ये प्रपोजल, आप अगर इसको कंफर्म करना चाहते हैं, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन हैं भारत भूषण जी, आप उनसे पूछ लीजिए कि अभिनव शर्मा जी ने क्या कहा था कि आपके पास इतनी ताकत है इस कानून के अंदर कि आप चाहें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में इतना बदलाव कर सकते हैं। देखिए, आप जो डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जो मीटिंग्स होंगी, और फर्ज करो बीच में असेंबली की इलेक्शंस हो जाती हैं, एमएलए से ऊपर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा, ठीक, मीटिंग वही चेयर करेगा। ये सारे बदलाव जनता की भलाई के लिए प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। अब इसको समझने की जरूरत है। अब देखिए, सारे डीडीसी मेंबर्स बीजेपी के तो चुन के नहीं आए, नहीं, एनसी के भी आए, बिल्कुल, कांग्रेस के भी आए, इंडिपेंडेंट भी आए। अब आप ये समझें कि अगर ताकत अपनी सिर्फ बीजेपी के डीडीसी को पता नहीं चल रही, ये तो गलत होगा। ठीक, हाल तो ये पहला चुनाव है। देखिए, घर में आपके कोई शादी होती है, आपके भाई की शादी होती है, आपकी भाभी आपके घर पहली बार आती है, उसको भी एडजस्ट होने में टाइम लगता है। मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी बता रहा हूँ कि पहली बार चुनाव हुए हैं, सारे ही इंटेलेक्चुअल चुन के नहीं आए, ठीक, या तो कानून में लिखा हो कि ये क्वालिफिकेशन चाहिए डीडीसी मेंबर बनने के लिए। अब कुछ एजुकेटेड हैं, कुछ एवरेज एजुकेशन से आए हैं, कुछ अनएजुकेटेड भी हैं। अब ठीक, अब उनको एजुकेट करने में टाइम लगेगा। अब जो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है उसने जनता के काम करवाने हैं, लेकिन मेरी आपके माध्यम से उन सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को, वो कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइंस, किसी भी पार्टी से वो डीडीसी के मेंबर चुन के आए हैं, मेरी उनके आगे हाथ जोड़ के विनती है कि आप जल्दी से जल्दी इस कानून को एक नज़र मार लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी से एडवाइस लेना चाहते हैं, एडवाइस ले लीजिए और देखिए आपकी ताकत क्या है। और आप ही के माध्यम से मैं गवर्नमेंट मशीनरी को भी ये अपील करूंगा कि जो ये कानून बना है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में बना है, पब्लिक की डेवलपमेंट के लिए बना है, तो इसमें आपको अपनी जो ईगो है वो पीछे रखनी है, पब्लिक इंटरेस्ट आगे रखना है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको डीडीसी का मेंबर रिक्वेस्ट करता है कि हमारे यहाँ मीटिंग है तो आप आ जाइए, उससे आपका कद नीचे नहीं होगा। अगर आप डीडीसी के मेंबर का कद ऊंचा करेंगे, किसी को उठाने के लिए आपको खुद भी उठना पड़ता है, अपना कद ऑटोमेटिकली ऊंचा होता है। जब आप किसी को दबाने की कोशिश करेंगे, आपको भी नीचे बैठना पड़ेगा, आपका कद भी नीचे होगा। इसलिए मेरी आपके माध्यम से यही अपील है डीडीसी मेंबर्स को भी और ब्यूरोक्रेसी को भी, इसमें कोई ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए। जो कानून कहता है उसके मुताबिक आप अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करिए, अपने राइट्स एक्सरसाइज करिए और जनता की भलाई के लिए काम करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट अभिनव शर्मा। आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एडवोकेट अभिनव शर्मा से साफ तौर पर सुन लिया, सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा से साफ तौर पर सुन लिया कि डीडीसी के मेंबरान को अपनी ताकतों का पता करना पड़ेगा और इसी तरीके से बाबू लोगों को भी अपने ईगो को जरा साइड पे रखना होगा, तब जाकर ये डीडीसी का इंस्टीट्यूशन जम्मू कश्मीर में कामयाब हो पाएगा। और डीडीसी के इंस्टीट्यूशन को कामयाब करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं और आप भी जितनी ज़्यादा जानकारी डीडीसी मेंबरान तक पहुंचा सके पहुंचाएं, और डीडीसी मेंबरान भी ये समझें कि कानून आपको बहुत सारी ताकतें देता है, अब इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है।